मैं मार्क नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू, है न, प्रकाश का प्रवर्तन का तीसरा क्लास। आ जाइए। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैमा क्लास है बाबू? तीसरा क्लास। देखिए, अभी तक आपने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया बाबू? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ लिया, है न, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ लिया, प्रतिबिंब पढ़ लिए, है न, और क्या पढ़ लिए? समतल दर्पण पर किरण आरेख की बनावट की विशेषता तक पढ़ लिए, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, है न, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण क्या है बाबू? तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है। देखिए तो बाबू, ये खोखला गोला, देखिए ये आपका क्या है? खोखला गोला है, बीच में खोखा है बाबू। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक क्या होता है? भाग होता है। देखिए हम इधर से क्या किए, देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर इसको हम काट दिए, हाँ इधर से इधर इसको काट दिए ना। तो ये पटवा देखिए, तो ये पटवा ये हो गया, इसको थोड़ा सा रंग देते हैं। इसको बोलते हैं रंजित सतह, रजित सतह, रजित सतह, है न। इसको क्या बोलते हैं? रजित सतह। देखिए इसको भी इधर काट देते हैं, देखिए, है न, ठीक है। चलिए ये हो गया, है ना। इसको बाहर की ओर रंग देते हैं, है न। एगो देखिए इधर रंगे थे, एगो उधर रंग दिए, है ना। दोनों अलग अलग साइड रंगा हुआ है न। इसको ही बोलता है रजित सतह, रजित सतह, है ना। अब देखिए इधर हो गया रजित सतह, है न। अब देखिए इधर बाहर की ओर क्या है? उभरा हुआ है ना। इधर देखिए, तो इधर अंदर की ओर ये जो ये मान लीजिए आईना है, तो आईना एक पट्टी क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है ना, एक पट्टी आईना। तो रंगे हुए सतह को क्या बोले? रजित सतह। इधर भी देखिए रंगा हुआ सतह, उसको क्या बोले? रजित सतह बोल दिए, है न। अब आ जाइए, अब देखिए बाहर की ओर उभरा है, तो इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। उभरा हुआ है तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलते हैं, है न। आइए देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। देखिए, है न। अब देखिए थोड़ा सा, जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहे उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए बाबू? तो दो प्रकार के हैं। पहला उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या हो गए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, क्या हो गया बाबू? पहला हो गया अवतल दर्पण, दूसरा क्या हो गया? उत्तल दर्पण, है न। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये देखिए जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसको बोलेंगे उत्तल, और जो अंदर की ओर क्या रहे, धंसा हुआ रहे, उसको क्या बोलेंगे? अवतल। कोई दिक्कत? चलिए, तो
इसी से खोखला गोला से ही काट के बनाए हैं बाबू। ये देखिए ई हो गया और ये देखिए ई वाला हो गया ना। इधर से काटा तो उत्तल मिल गया, इधर से काटा तो अवतल मिल गया, है ना। तो लिखिएगा, पहला हेडिंग डालेगा उत्तल दर्पण, लिखिएगा उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण, लिखिएगा उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब लिखिएगा अवतल दर्पण। दूसरा लिखिएगा अवतल दर्पण बाबू, अवतल दर्पण लिखिएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहे, अंदर की ओर धंसा हुआ रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर आपके सामने है, फिगर पार लीजिए, है ना। चलिए चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत? फिगर मिटाएं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे तो उत्तल, अंदर की ओर धंसा रहे तो अवतल। हो गया अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए आइए, देखिए हम लेते हैं पहले बाबू अवतल दर्पण। नहीं, पहले चलते हैं अवतल दर्पण। देखिए तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्लियर है। जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर धंसा रहे उसको अवतल दर्पण। अब देखिए ये आपका फिगर है अवतल दर्पण का। देखिए ये हो गया रंजित सतह, देखिए है ना रंजित सतह। अब देखिए इसके बीच के, देखिए ये अवतल लेंस, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये देखिए बीच का पॉइंट है ना, बीच का पॉइंट। तो बीच के अवतल दर्पण के बीच के पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से। ध्रुव को किससे लिखते हैं? बीच वाले पॉइंट को क्या लिखते हैं? ध्रुव। अच्छा, इसको ऐसे करके हम बनाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा ना। इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके, इसको ऐसे करके देखिए, ओहो मान लीजिए कि क्या बन गया है? गोला बन गया।
है ना गोला, मान लिया जाए खोची बन गया है, गोला बन गया है। देखिए अभी गोला बन गया, तो गोला तो बीच में खोखला है ना, खोखला खोखला गोला काटा हुआ भाग था ना। अब देखिए ये बीच में केंद्र होगा केंद्र। अब देखिए केंद्र है, यहाँ से हम ऐसे इसको दोनों को मिला दिए, है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं, ये रेखा को बोलते हैं मुख अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। मुख अक्ष या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, है ना। यहाँ देखिए मान लीजिए इसका हो गया केंद्र। केंद्र को अब जानते हैं कि केंद्र को सी से लिखते हैं, है ना। चलिए अब देखिए ये हो गया केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बीच वाले पॉइंट को क्या लिखे हैं? ध्रुव। ध्रुव को किसे लिखते हैं? पीछे। आई इसको कौन केंद्र बोलेंगे? तो इसका नाम है वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या है? वक्रता केंद्र, है ना। को सी से लिखते हैं। देखिए अब ये मुख है, इसके सामने कोई रेखा ले गए बाबू ऊपर से। अब आप जानते हैं नियम कि मुँह दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, वापस उसी पथ में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम की ओर लौट जाती है जिस माध्यम से वह आ रही थी। नियम जानते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का। अब डिफिनीशन जानते हैं। तो यहाँ से माने जाइए ऐसे लौट गया, है ना। तो मुखच को यहाँ पर ने काटा है ना, मुखच को यहाँ पर काटा है। तो मुखच को जहाँ पर काटता है ना, उसको एफ से लिखते हैं और उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। कोई दिक्कत है ना। ये देखिए यहाँ से गया, ये इधर से वापस गया, है ना। तो एक एक करके टोटल पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट था आपका ध्रुव। पहला पॉइंट क्या था? ध्रुव लिखिएगा। ध्रुव को पीछे लिखिएगा ध्रुव। मुख अक्ष लिखिएगा। दर्पण के बीच के भाग को, दर्पण के बीच के भाग को लिखिएगा। दर्पण के बीच के भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच के भाग को ध्रुव कहते हैं। इसे पीछे सूचित किया जाता है। दर्पण के बीच के भाग को ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। अगला लिखिएगा। अगला लिखिएगा प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। फिर लिखिएगा प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। मुख अक्ष, प्रधान या मुख अक्ष को क्या कहते हैं बाबू? कैसे का डिफिनेशन होगा? देखिए तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली सरल रेखा को, है ना, सरल रेखा लिखिएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली सरल रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। लिखे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली सरल रेखा को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला लिखिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र है ना। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। लिखिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। लिखिएगा वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है।
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं बाबू? शीर्ष से लिखते हैं, है ना। इसको किससे लिखते हैं? शीर्ष से लिखते हैं। अब आइए, अब क्या बच गया? फोकस। लिखिएगा फोकस। फोकस को किससे लिखते हैं? एफ से, है ना। एफ से लिखिए। फोकस क्या है? देखिए तो मुख अक्ष के समानांतर, देखिएगा मुख अक्ष के, हाथ देखिएगा, हाथ मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है, मुख अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखिएगा मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है या काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, ग्रेटर एफ से, है ना, बड़ा एफ से। अब देखिए, अब लिखिएगा, अगला लिखिएगा वक्रता त्रिज्या, है ना। अगला लिखिएगा वक्रता त्रिज्या, अगला लिखिएगा वक्रता त्रिज्या। इसको लिखते हैं बाबू आर से। त्रिज्या को किससे लिखते थे? आर से लिखते हैं, है ना। अगला लिखेगा वक्रता त्रिज्या। देखिए आ जाइए, देखिए तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बाबू? देखिए तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे लिखते हैं? आर से। आर मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या, है ना। आर मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या। तो लिखिएगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं, ग्रेटर आर से। अब देखिए तो बाबू, अब लिखिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। देखिए ये फोकस दूरी देखिएगा तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, है ना। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए, अब आते हैं उत्तल में। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए
ये अवतल था, अब उत्तल में आते हैं बाबू। देखिए तो उत्तल है, देखिए ये उत्तल है। उत्तल में अभी डिफिनेशन बोले थे, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या रहे, उभरा हुआ रहे, है ना, बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल, अंदर की ओर धंसा रहे तो अवतल, है ना। चलिए देखिए, देखिए इसको पी से लिखते हैं बाबू। पी मतलब क्या, ध्रुव, है ना, ध्रुव को पी से लिखते थे, बता दिए हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा केंद्र, हो जाएगा, केंद्र को सी से लिखते थे, ये भी अभी हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं ध्रुव और ये। चलिए इसको पहले पढ़ लीजिए जल्दी दोबारा, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। चलिए हो गया, आइए इधर। चलिए देखिए, हो गया। चलिए आइए इधर देखिए, ये देखिए ध्रुव है, पी को लिखते थे ध्रुव से, वक्ता केंद्र को लिखते थे सी से। तो ये आप जानते हैं, ध्रुव तो वही है, दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव। और गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र लिखा है ना अभी, कि गोलीय दर्पण के खोखले घोले के बीच के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। तो देखिए ये सब पढ़ें, खाली इसमें चेंज क्या होगा, केवल फोकस और कुछ नहीं, फोकस चेंज होगा। फोकस का डिफिनीशन बस थोड़ा सा अलग। देखिए हम बताए थे, फोकस है मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन हो गया बाबू। देखिए ये दर्पण से क्या परावर्तन हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है, तो इधर तो कट नहीं करेगा, मुख अक्ष को कट कर रहा है ना, कट कर रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसे आँख लगा के देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मान लिया जाए यहीं से आ रही होगी किरण, लगेगा ना कि यहीं से आ रही है किरण। तो ये हो गया इसका क्या, फोकस। इसका क्या हो जाएगा, फोकस। देखिए इधर से आँख लगा के देखेगा तो किरण कहाँ से लगेगा, यहीं से आ रहा है किरण, है ना। तो जहाँ पर पीछे की ओर कट करती है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणन लिखिएगा, केवल फोकस का डेफिनेशन लिखिएगा और कुछ नहीं, बाकी सेम डेट अवतल दर्पण, फोकस केवल लिखिएगा और कुछ नहीं, बाकी सेम डेट होगा अवतल दर्पण का, है ना। फोकस खाली लिखिएगा, बाकी सेम डिफिनीशन यही सब है, सेम डिफिनीशन यही सब है और कोई चेंजिंग नहीं, खाली फोकस चेंज होगा। फोकस दूरी का डिफिनीशन वही होगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, अभी लिखाए थे। इस ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वही होगा। खाली बात चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, फोकस, है ना, लिखिएगा फोकस। मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं।
मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। फिगर आपके सामने है ना, हो गया? कोई दिक्कत किसी में भी नहीं? चलिए नोट कीजिए, हो गया? मिटाएं? चलिए अब बहुत VVI आ रहा है बाबू, बहुत ज़्यादा VVI है। अब जो आने वाला है बहुत ज़्यादा VVI आने वाला है, बहुत ज़्यादा VVI है। 5 नंबर का एग्जाम में पूछना तय है, कोई माई के लाल नहीं काटेगा, जान लीजिए। जो बता रहे हैं आज एकदम आना ही आना है ने, आना ही आना है। हर 1 साल के बाद 1 साल पूछ देता है ने, हर 1 साल के बाद 1 साल पूछ देता है ने। देखिए हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है ने। फोकस दूरी बाबू F से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या R से लिखते हैं, है ने। तो क्या प्रूफ करना है? F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये पूछता है 5 नंबर का, डायरेक्ट कह देगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। अब दर्पण पूछेगा, ज़्यादातर एग्जाम में आता है अवतल दर्पण से। किससे आता है? अवतल दर्पण से। ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है, पर जब भी पूछेगा तो कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा। और एगो न एगो आना है, इस बार नहीं पूछा तो अगला बार पूछ देगा, लेकिन ये पूछेगा, है ने। चलिए आ जाइए, देखिए अवतल दर्पण है बाबू, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए बताए थे अभी कि ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इसको बताए थे कि अभी क्या है ये दर्पण के मध्य भाग को किसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ने। ये मान लीजिए हो गया आपका क्या? वक्रता केंद्र हो गया, है ने। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये आपका F हो गया, F। अभी तो बताए थे, है ने, अभी तो बताए थे। चलिए हो गया, देखिए F हो गया, है ना, अभी तो बताए थे। अच्छा ये देखिए केंद्र से ये मान लीजिए जाए सर्किल है, तो केंद्र से किसी अब प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पढ़े ना। दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री से इधर जाएगा उतना ही डिग्री वापस जाएगा। एंगल I बराबर एंगल R, है ना, दर्पण के प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। तो ये है एंगल I, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? R होगा, पढ़े हैं ना। चलिए
देखिए ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी। चलिए अब तल दर्पण से चल रहे हैं, ये 5 नंबर के आएगा बाबू, है ना, 5 नंबर के ही आएगा। देखिए अब यहाँ चलते हैं, देखिए तो बाबू, देखिए दो को कौन बनाए, एंगल आई और एंगल आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, देखिए तो ए बी और सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर होता था ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। दो गो नियम पढ़ाए थे, पहला नियम पढ़ाए थे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है ना अभिलंब, ये है ना, अभिलंब मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो केंद्र से ये केंद्र से खींचा गया लंब क्या कहलाता था, अभिलंब, है ना। अब देखिए और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो देखिए तो एंगल ए बी सी और बराबर एंगल सी बी एफ, सी बी एफ है ना, बराबर है कि नहीं बराबर, ये दोनों, ये आई है, ये एंगल क्या है, आर है, किससे बराबर है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से है बराबर बाबू, प्रकाश के परावर्तन के नियम से बराबर है। अब देखिए, अब थोड़ा देखिए तो आप पढ़े हैं 9th में कि ये कोण, ये दोनों रेखा देखिए तो ये दोनों रेखा समानांतर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण बराबर ये कोण होता था। आप याद कीजिए, दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण बराबर होता था किससे, एकांतर कोण से होता था, एकांतर कोण से। तो यहाँ देखिए ये दोनों रेखा समानांतर है, ये कोण और ये कोण है एकांतर कोण, है एकांतर कोण बाबू, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल बी सी एफ से, बराबर है एंगल बी सी एफ से। कि कैसे बराबर है बाबू, तो एकांतर कोण से। कैसे बराबर है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए ये समीकरण नंबर हो गया पहला, आई समीकरण नंबर कैमा हो गया, दूसरा। देखिए है ये एंगल ये और ये दोनों बराबर है प्रकाश के प्रवर्तन से, और ये बराबर है किससे, एकांतर कोण से। अब देखिए तो हम लेते हैं समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, को बराबर करने पर, बराबर करने पर, अब देखिए तो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर है ना, बराबर। तो राइट साइड भी क्या होगा आपस में, एक होगा बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल बी एफ बी सी बी एफ बराबर है एंगल बी सी एफ, है बराबर। अब देखिए कहाँ कहाँ एंगल है, एंगल बी ई वाला और एंगल सी ई वाला, ये दोनों आपस में क्या हो गया है, हो गया बराबर। देखिए एंगल सी बी एफ ई कोण और बी सी एफ ई कोण। अब ये त्रिभुज हो गया है ना, त्रिभुज वाला है ना, त्रिभुज बाबू। तो देखिए किसी त्रिभुज का दो गो कोण बराबर हो जाए तो उसका सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होता था, बराबर होता है। तो देखिए एंगल आई का ये बराबर होगा, एंगल आर का ये भुजा बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल आर का सामने वाला भुजा क्या है, सी एफ, और एंगल आई का भुजा सामने वाला भुजा क्या है, बी एफ। ये दोनों ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये समीकरण कैमा मान लिए, तीसरा मान लिए, कोई दिक्कत। देखिए किसी त्रिभुज का दो गो कोण बराबर है तो उसका सामने वाला भुजा आपस में भी क्या होता था, बराबर होता था।
ये कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का नियम ही कहता है किसी त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की जब दो को कोण बराबर है तो उसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता था? बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़ना है ना। तो देखिए ये भुज CF और BF दोनों आपस में क्या हो गया है? बराबर हो गया। अब थोड़ा सा आइए, देखिए ये बराबर हो गया। अब थोड़ा सा इधर आइए, ये दर्पण है, तो दर्पण है, देखिएगा ये लाइन ले रहे हैं बाबू, ये लाइन, और एगो ले रहे हैं ये लाइन। तो ये देखने से लग रहा है कि ये लाइन छोटा है, ये लाइन क्या है? बड़ा है, लग रहा है देखने से। लेकिन इसको थोड़ा सा और नीचे लाइए, अब क्या लग रहा है कि हल्का सा और बड़ा है ना। अब थोड़ा सा और लाइए, अब क्या लग रहा है? दोनों लमसम दोनों क्या लग रहा है? बराबर है ना। ये देखने से फिगर हम बहुत बड़ा पा रहे हैं, लेकिन रियल में ये जो रहता है इसी के आसपास रहता है ना। ये तो फिगर दिखाने के लिए इतना बड़ा पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो बिंदु B और P बिंदु है दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रहता है। यहाँ पर मान लीजिए P है तो यहाँ पर कुछ रहेगा, B रहेगा, दोनों का एकदम सेम रहेगा। इसको ऐसे रहता है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये मान लीजिए P है तो ये क्या रहेगा? B रहेगा। तो दोनों लाइन देखने में कैसा लग रहा है ना? बराबर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि बिंदु, चूँकि बिंदु P और बिंदु B एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक है। एक दूसरे के क्या है? बहुत नज़दीक है ना, नज़दीक। बिंदु P और बिंदु B एक दूसरे के क्या है? काफ़ी बहुत नज़दीक हैं। तो बहुत नज़दीक है मतलब क्या? ये भी और ये भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि BF बराबर है क्या? PF या FP लिख दीजिए, FP। ये हो गया समीकरण नंबर कैमा? चौथा। ये समीकरण नंबर कैमा हो गया? चौथा, है ना बाबू। देखिए बिंदु P जो है, बिंदु P और बिंदु B एक दूसरे के काफ़ी क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक है मतलब क्या कि ये दोनों और ये दोनों आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। तो यहाँ लिख दें कि BF बराबर क्या? देखिए ना, ये हो गया BF और ये हो गया PF। तो BF बराबर क्या? FP या PF, है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर है ना। समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर? बराबर करने पर। देखिए तो बाबू, देखिए ये और ये दोनों बराबर है ना, बराबर। देखिए ना, है ना बराबर। तो ये बराबर है तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो यहाँ हो जाएगा क्या? CF बराबर क्या? FP होगा। CF और FP आपस में क्या हो गया? अब हो गया ये दोनों बराबर। अब देखिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये CP है बाबू, है ना। देखिए तो हम लेते हैं CP को, तो CP लिए हैं, देखिए CP लिए, देखिए CP, तो CP लिए हैं तो हम CP को क्या लिख सकते हैं? CF प्लस क्या? FP लिख सकते हैं ना। CP को ये से यहाँ से ये पूरा ले लिए, CP ले लिए हैं, CP को CF प्लस FP लिख सकते हैं। CP को लिख सकते हैं ना, CF प्लस क्या? FP। अब
हम CF को हटा करके FP भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए CF को हटा करके हम यहाँ पर लिख दिया क्या, FP प्लस FP। हाँ, FP क्या है, FP क्या है, FP क्या है, FP फोकस दूरी है। अभी हम बताए थे फोकस और केंद्र, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, बताए थे। और PF को क्या कहते हैं, CP को क्या कहते हैं, CP को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं बाबू, R से लिखते हैं। कौन चीज लिखते थे, R से लिखते हैं। तो यहाँ देखिए तो हम CP की जगह पर R लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होता है। CP क्या है, CP क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी है ना, तो बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को R से लिख दिए। और देखिए R से लिख दिए। और देखिए PF मैंने FP कितना है, FP 2FP है बाबू, है ना, 2FP PF या FP 2FP। अब 2FP हो गया बाबू। और FP को क्या लिखते हैं, F से, फोकस दूरी है तो स्मॉल f से लिख दिए, हो गया। अब देखिए ये भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2f। या इसको f बराबर गुना में नीचे भागा में भी कीजिएगा, तो r या बराबर कितना, r/2 है ना। ये हो गया प्रूफ कि फोकस बराबर क्या होता है, फोकस बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बाई 2 होता है ना। आपका प्रूफ हो गया। ये यहाँ से 5 नंबर क्या आता है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आ जाइए, कुछ नहीं किए बाबू, फिर से एक बार कलम को रोक के देख लीजिएगा। देखिए तो ये आपका अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण से प्रूफ किए हैं, है ना। अवतल दर्पण से प्रूफ करके लाएं कि भाई यह बराबर हमको क्या लाना था, r/2 लाना था। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध 5 नंबर क्या आता है क्वेश्चन। यहाँ से हम एक अवतल दर्पण लिए हैं बाबू। अवतल दर्पण में आप ये जानते हैं कि इसको ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख के समानांतर हम जानते हैं कि फोकस होकर जाता है, पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ये वक्रता केंद्र और यहाँ से खींचा गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया है। अब ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो देखिए तो आपतन कोण, अब ये दोनों एंगल बी और एंगल बी, एक एंगल बी है, एक एंगल बी है, किससे बराबर है, प्रकाश के परावर्तन से। अब देखिए अब ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समानांतर है, ये तिर्यक रेखा के काम कर रहा है। तो देखिए ये कोण और ये कोण हो जाएगा बराबर किससे, एकांतर कोण से। देखिए एंगल बी और एंगल सी है ना, तो ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या किए हैं, बराबर करने पर, अब बराबर के देखिए कि एंगल ABC और एंगल ABC दोनों बराबर है, राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा आपस में बराबर। अब किसी ये त्रिभुज का काम कर रहा है ना, तो किसी त्रिभुज में 2 को कोण बराबर हो जाए। देखिए एंगल R और एंगल I दोनों बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या था, बराबर था। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, तो किसी त्रिभुज की 2 को कोण बराबर है तो उसका सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए CF और BF आपस में क्या हो गया है, ये और ये आपस में हो गया, बराबर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको ये और ये बराबर करना था, तो ये देखने से लग रहा है कि फिगर में बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है, लेकिन रियल में एक्चुअली में ये इतना दूर होता नहीं है, काफ़ी नज़दीक होता है। तो बताइए कि भाई एक देखने से लग रहा था कि हाँ फिर इसको नीचे लाए, फिर इसको नीचे लाए, फिर इसको नीचे लाए, तो देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा था, बराबर आया था। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बिंदु P और बिंदु B एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए BF और BF बराबर क्या हो जाएगा, FP, इसको मान लिए चौथा। अब समीकरण तीसरा और चौथा को क्या किए हैं, बराबर किए। देखिए तो ये और ये दोनों बराबर है ना, बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अब ये बराबर हो गया, तो देखिए हम यहाँ जानते हैं कि
ये दूरी CP है, ये दूरी CP है, और ये दूरी को हम तोड़ के लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब CP को हम जानते हैं, CP की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। CP की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर CF था, तो CF को हटा कर, दोनों जब बराबर है तो CF को हटा के क्या लिख दिए, FP लिख दिए। अब FP कितना, FP 2FP हो गया। अब FP हो गया, FP क्या है, फोकस दूरी। FP क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिए 2f, स्मॉल f, तो क्या 2f। तो r बराबर कितना, 2f भी होता है। कभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि r बराबर कितना, 2f, या 2f बराबर क्या, r। और गुणांक था नीचा क्या हो गया, गुणांक था नीचा क्या हो गया, भागा में। तो फोकस बराबर क्या हो गया, यह बराबर r/2, या फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बाई, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका प्रूफ। ये 5 नंबर का आएगा, VVI है बाबू। 10 बार इसको घर में जाके बना लीजिएगा, 10 बार एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार किसी को वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना है, तिबारा देखना है, रिपीट कर करके हर एक पॉइंट पर अथी किए हैं, चर्चा किए, है ना। हर एक पॉइंट पर चर्चा किए हैं। घर में जाकर पूरा अच्छा तरीके से क्या करना है, इसको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा यही पूछता है ना, अवतल दर्पण से ज़्यादा पूछता है। चलिए, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण, लिखिएगा गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण के किरण आरेख की बनावट। लिखिएगा, इसके 4 नियम हैं। लिखिएगा, इसके 4 नियम हैं, इसके 4 नियम हैं, इसके 4 नियम हैं। ये भी पूछता ऑब्जेक्टिव में कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट के कितने नियम हैं। कितने नियम है, 4 नियम। पहला नियम, नियम नंबर 1, हम खाली फिगर पारेंगे बाबू, आप लोग लिखिएगा, है ना, खाली फिगर पारेंगे। 4 दूनी 8 को फिगर होना चाहिए कम से कम, है ना, एकदम फिगर पाने में एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। चलिए आ जाइए। पहला है, देखिए, ये मान लिया जाए अवतल दर्पण है, ये मान लिया जाए उत्तल दर्पण है, ये P हो जाएगा, ध्रुव होगा ना। और ये मान लीजिए ये भी हो गया, P हो गया, ध्रुव हो गया। देखिए, पहला नियम हम बोल रहे हैं बाबू, है ना। ये मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया, इधर भी मान लीजिए कि ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से होकर।
मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी बाबू? तो फोकस से होकर जाती है। देखिए, ये फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। पहला नियम। हो गया। दोनों में देखिए फोकस से ही, या इसका लिखना चाहते हैं तो अलग भी लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या फोकस से होकर आती है ना, फोकस से होकर आती है। या इस पर भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पहला हो गया। दूसरा आइए बाबू, हो गया। फिगर पाते चलिए, दूसरा है ना, दूसरा आइए, हो गया। चलिए, दूसरा का काम हो गया, पहला काम हो गया। अब आइए दूसरा आइए, देखिए दूसरा आइए बाबू। वक्रता के देखिएगा, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से होकर आने वाली, देखिए फोकस से जा रहा है, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। हो गया। फोकस से देखिए, फोकस से देखिए इधर भी आ रहा है फोकस से, है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया, है ना। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम आइए, है ना, तीसरा नियम आइए। चलिए तीसरा नियम आइए, हो गया। चलिए मिटाएं, चलिए तीसरा नियम आइए। तीसरा नियम आइए, तीसरा नियम आइए। चलिए देखिए, तो ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। क्योंकि बाबू प्रकाश के प्रवर्तन से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें, इधर भी ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है ना। ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। हो गया। ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। ये रहा आपका फिगर, है ना, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए
हो गया। तीसरा था ना, ये तीसरा था। चलिए हो गया। चलिए हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला लिखेगा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं, कोई परावर्तन नहीं होता। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। हो गया। वापस उसी पथ पर लौट जाती है। हो गया। देखिए चलिए एक ही रह दीजिए, है ना। चलिए या इसको भी ले लीजिए, कहा इसको छोड़िएगा। चलिए ले लीजिए, देखिए है ना। वापस इसी पर से आया और इसी पर से लौट गया, है ना। वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। हो गया। ये डॉट डॉट है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। क्या 4 नियम था? 4 नियम हो गया। देखिए हो गया। फिगर आराम से पढ़ लीजिए। पहला नियम क्या बताए? पहला नियम बताए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आते ही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम बताए कि ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। तीसरा बताए फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चौथा बताए वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। 4 नियम था, चारों नियम पढ़ा चुके हैं। एकदम VVI है, मोस्ट VVI है बाबू, है ना। ये भी VVI है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन पूछेगा कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें वापस किस पथ पर जाती है? तो उसी पथ पर लौट जाती है ना। पूछेगा फोकस से आने वाले प्रकाश की किरणें का परावर्तन किस ओर होता है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है ना। और पूछेगा फोकस से आने प्रकाश की किरणें, फोकस से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है ना। और मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है ना। और पूछेगा एगो लास्ट है कि ध्रुव पे आने वाले प्रकाश की किरणें का परावर्तन जितना डिग्री चाहता है उतना ही डिग्री क्या होता है? वापस चली जाती है ना। चलिए कोई दिक्कत? 4 नियम था, मोस्ट VVI था। कम से कम F बराबर R/2, F वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध को कम से कम घर में जाके 5 बार 7 बार रिवीजन मार दीजिएगा, है ना। चलिए तो में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम पढ़ाएं, एकदम धीरे धीरे है। घर पर जाके जितना बार इसको रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी दवा है रिवीजन। रिवीजन से बड़ा कोई दवा नहीं। जितना बढ़िया आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर आपका कलम का स्पीड उतना बेहतर हो जाएगा, है ना। रिवीजन नहीं कीजिएगा नहीं बेहतर होगा। चलते रिवीजन कीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।
कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।